इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग को हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। जितनी भी इलास्टिक बॉडी होती हैं अगर उनको स्ट्रेच किया जाए, उनको खींचा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेती हैं। तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको किसी सपोर्ट से इसको बांध दिया यहाँ पर और इसके साथ एक मास अटैच कर दिया और अब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। तब हम उसको डिस्टेंस को x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब हम इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ को स्ट्रेच करते हैं। जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको बाहर की तरफ को राइट साइड में स्ट्रेच किया तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई अपने आप, दैट ड्यू टू द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से हमेशा ऑपोजिट होती है। इसी सिचुएशन को एक और बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि मान लो कि अब इस स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, कंप्रेस्ड किया। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड होगी। ऑल द टाइम वी आर लुकिंग that restoring force is always opposite to the direction of applied force। दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट x जिसको हमें लिया है ऑलवेज ऑल द टाइम ऑपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इट मीन्स कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को माइनस kx लेंगे और इस k की वैल्यू को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और इस पूरे रिलेशन को हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों इक्वल और ऑपोजिट हैं। When spring is stretched through small distance dx by applying external force, तो small amount of work done is equal to F external force into dx। तो external force यहाँ पर है minus kx और dx। But here we will take only magnitude, तो साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो था small amount of work to stretch the spring through small distance। अगर हमें पूरा इसका होल वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना है। के आउटसाइड आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन के। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और स्मॉल डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आएगा के और एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर को इंक्रीज किया और एक को डिवाइड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ जाता है x²/2 और इसकी स्ट्रेचिंग करनी थी हमें 0 से x तक, लिमिट 0 से x तक w k। जब हमने लिमिट पुट किया, पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ k x²। सो दिस फॉर्मूला इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। अगर हम इसे ग्राफ से समझेंगे तो कंप्रेशन जब होगा तो x लेस देन 0 होगा, ग्राफ नेगेटिव साइड होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो ग्राफ जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। नाउ यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं क्योंकि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड अपॉन द initial and final position of the object, not on the path followed by the object to take the final position। But on the other hand non-conservative forces जैसे कि viscous force, air resistance या फिर friction force are called non-conservative forces क्योंकि इनका work done डिपेंड करता है कि ये किस तरह का पाथ फॉलो करते हैं। अब हम समझते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर किस तरह से डिपेंड करता है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ए था, इसको हमें सी तक ले जाना था, ए को सी तक ले जाना था, वर्क होगा डब्ल्यू और इसने हाइट कवर की है एच। एज वी नो दैट जब किसी ऑब्जेक्ट को हम
रे उठाते हैं एंगेज द ग्रेविटी, तो उसमें जो वर्क डन होता है वो mgh के इक्वल होता है। इसी को हम देखते हैं वेरियस सिचुएशन में। अब सेम ऑब्जेक्ट ए को बी तक ले गए h1 हाइट तक, और एज वी नो दैट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ तक इसका जो वर्क था वो mgh1 हो गया। अब इसको बी से सी तक ले गए, अब h यहाँ 0 है और बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा W2 होगा वो 0 होगा, और यहाँ W1 जो था वो 1 था। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब C से हम D तक ले गए तो इसने हाइट h2 कवर की, तो यहाँ पर जो W3 था यहाँ पर वो था mgh2। अब D से E तक ले गए, अब यहाँ पर जो W4 है वो भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पर h 0 है। फिर W5 को जब हम लेंगे तो h3 डिस्टेंस कवर की और ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे जो W5 है वो होगा mgh3। अब W5 से W6, फिर जब हम यहाँ लेकर आए W6 तो ये भी 0 है क्योंकि h यहाँ पर 0 है। अब ऑब्जेक्ट ए से जब जी तक गया तो टोटल हाइट इसकी h हुई, वर्क हो गए 6 वर्क हो गए ये। तो इन सब में ये mgh1 है, h1 दूसरा 0 है, तीसरा mgh2 है, फिर चौथा 0 है, फिर mgh3 है और अगला 0 है। जब इन सब को सॉल्व कर तो h1 h2 h3 टोटल सब सारा का सारा mgh बनता है mgh के इक्वल। इस तरह से जो कंजर्वेटिव फोर्सेस इतनी हैं, वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, कि वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है। ऑन द अदर हैंड वर्क डन by the non-conservative forces depend on the path followed. Or the second most important that is to be note down is work done by the conservative force in a closed path हमेशा 0 होगा, पर यहाँ पर closed path में work done 0 नहीं होगा। These 2 points are very important to be remembered.